समझदार को समझाया जा सकता है, आप उसके फैसलों को शेप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक इटालियन थिंकर निकोलो मैकियावेली का कहना था कि अगर आप राज करते हो तो थोड़ी सी जो मैडनेस है वो जरूरी है, क्योंकि जनता प्रिडिक्टेबल हो सकती है, जनता कन्वेंशनल मोरालिटी में चल सकती है, ये सही ये गलत, लेकिन अगर आप राज करते हो तो आपको इस दायरे से बाहर चलना होगा, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आमतौर पर गलत माने जाएंगे, उन तरीकों को गलत माना जाएगा। तो कुछ ऐसा ही ट्रंप कर रहे हैं अपने ट्रंप इफेक्ट में। अब है क्या, ये जो मैडमैन थियरी है, ये पहली बार ट्रंप नहीं यूज कर रहे हैं। इससे पहले रिचर्ड निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, उन्होंने भी ऐसा किया था। मतलब जानबूझकर निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसएसआर को कन्वे किया कि निक्सन जो है अपने कन्वेंशनल एडवाइजर्स की नहीं सुनते, अपनी मर्जी से जो आता है कर देते हैं। और 1969 में तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इंडिकेट कर दिया यूएसएसआर को कि मैडमैन इज ऑन लूज। और उस समय जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे विद थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस, न्यूक्लियर वेपन के साथ, उन्होंने कहा कि हम यूएसएसआर के आसपास हमने स्टेशन कर दिए हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, तो कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो यानी कि जो समझदारी की परिकाष्ठा से बाहर खेल रहा है, तो उसकी डिमांड्स को कई बार आपको गिवन करना पड़ता है, आपको उसकी डिमांड को मानना पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स की ज्यादातर जो थियरीज हैं वो रेशनल एक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। मतलब ये माना जाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ जब रिलेशंस को में एंगेज करता है तो ये मानकर चलता है कि हाँ, मुझे अपने इंटरेस्ट को पूरा करना है, और हाँ, मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि इन कामों से नुकसान हो सकता है, ग्लोबल पीस, मेरी स्टैंडिंग, मेरे दूसरे देशों से रिलेशन। लेकिन जो मैडमैन थियरी है वो इन कन्वेंशंस को ब्रेक करती है। वो कहती है कि आई एम रेडी टू डू व्हाट वाज नॉट एक्सेप्टेड। जैसे एक हेनरी हेन की बुक है थिंक द अनथिंकेबल, तो वो कहते हैं ये तो सोची समझी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये कर वही सकता है जिसके पास ट्रेमेंडस पावर होती है, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर। वो ऐसे रिस्क ले सकता है। अरे दूसरे देशों की नाराजगी भी तो वही सह सकता है जिसको पता है कि अल्टीमेटली उसका मुझसे इतना ज्यादा फायदा है कि दूर होकर करेगा क्या। अल्टीमेटली अभी विरोध करेंगे और कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट कर लेंगे डिमांड्स को। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यहां पर यूज करें। इससे पहले जो उनका लास्ट टर्म था 2016 से 20 का, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ, जब उनकी कोरस एफटीए उसको हम बोलते हैं, यानी कि कोरिया यूएसए एफटीए नेगोशिएशंस चल रही थी, तो यहां पर ये डिमांड कर रहे थे कि देखो इन सेक्टर्स को भी ओपन करो, यूएसए के बिजनेसेस को फायदा होगा। तो साउथ कोरिया मान नहीं रहा था। उस समय पर भी इन्होंने कहा, मतलब इंडिकेट कर दिया अपने नेगोशिएटर्स के थ्रू कि देखो अगर तुमने यूएस की डिमांड को माना तो ठीक, नहीं तो ये एफटीए ही खत्म कर देंगे मिस्टर ट्रंप। और अगर एफटीए की नेगोशिएशन ही खत्म हो जाएंगी तो अभी तक जो तुम्हारी कंपनियों को फायदा हो रहा था ना, वो सब गया। तो ये एक प्रेशर टेक्टिक है। और उसके बाद चाइना के खिलाफ ताइवान में यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो दिसंबर में मीटिंग्स हुई हैं चाइना एंड यूएसए के बीच में, जिसकी वजह से फाइनली डीएस्केलेशन फाइनलाइज हो गया, डिसएंगेजमेंट फाइनलाइज हो गया है डेप्सांग प्लेन में, डेमचौक में, इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो रिड्यूस हो रही है। शायद उसमें भी ट्रंप का इफेक्ट है। अभी तो 20 तारीख को शपथ लेनी है, ये शपथ से पहले के ही कॉम्बिनेशंस हैं। कारण कई देशों को ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप आए तो उनके जो स्टैंड हैं वो यहां पर डायनेमिक्स को इतना बिगाड़ देंगे कि शायद जो एडवांटेज वो चाह रहे थे वो भी नहीं मिल पाएगा। तो चाइना को भी ऐसे ही लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप आए और वो चाइना के इतने एडवर्सरी हैं इस समय, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि 60% टैरिफ बढ़ा देंगे, शायद वो यहां पर मिलिटराइजेशन को और ज्यादा सपोर्ट कर दें इंडिया की बॉर्डर्स पर, शायद वो इंडिया को और ज्यादा पुश करे काउंटर चाइना ग्रुप्स में। तो शायद फिर ये जो नेगोशिएशन अभी इंडिया करने को तैयार है ये भी ना हो पाए। तो इससे अच्छा है कि चलो भाई 4 साल से कोशिश चल रही थी, कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये भी एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है कि कई काम जो डिले हो रहे थे वो हो जाते हैं। और ऐसा केवल इंडिया चाइना के बीच में नहीं है, ऐसा दुनिया के कई जियोपॉलिटिकल जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स बने हुए हैं, वहां पर ट्रंप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे पर्सपेक्टिव्स बन रहे हैं। मैं एक एक करके हर एक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। रशिया के खिलाफ आपने सुना होगा, ये तो उनका फेमस बयान था कि 24 घंटे में युद्ध को रोक देंगे। 20 तारीख को शपथ ले रहे हैं, फिर देखते हैं 24 घंटे में कैसे रोकते हैं। लेकिन क्या अगर रोकने के लिए तैयार भी हुए तो क्या वो फेयर डील होगी? तो इस पर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो जेलेंस्की का तो मजाक बनाते हैं और पुतिन के करीब हैं। तो यानी कि जो भी डील होगी उसमें ऐसा हो सकता है कि जहां तक रशिया की फोर्सेस हैं
वो फोर्सेस रशिया उस वाले एरिया को क्लेम कर ले, उसको ट्रांजिशनल जोन घोषित कर दिया जाए, तो कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। हाई टैरिफ्स की जो धमकियां हैं वो तो चल ही रही हैं। क्या वो केवल चाइना के खिलाफ चल रही है? नहीं, आपको याद हो ब्रिक्स प्लस देशों को भी कहा है, अगर ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचा तो इतना टैरिफ बढ़ा देंगे कि यूएस की इकोनॉमी से आप फायदा नहीं ले पाएंगे, आपको ज्यादा नुकसान होगा। फिर आप सोचेंगे कि सर अगर वो इंपोर्ट टैक्स इतना बढ़ा देंगे तो वो चीजें नहीं बिक पाएंगी यूएसए में, तो यूएसए का भी तो नुकसान होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि मैंने अभी क्या कहा था, मैड मैन थियरी का वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास बड़ी इकोनॉमिक पावर हो। यानी कि जो आप कह रहे हैं वो कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ ग्राउंड भी तो होना चाहिए। यूएसए 194 नेशंस है, लमसम तो क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो यूएन में कहते हैं हमें देश मान लो, लेकिन अभी इन बिटवीन चल रहा है ऑब्जर्वर स्टेटस। पॉइंट ये है कि एक देश यूएसए 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रखता है, 25%। रिमार्केबल है ये। तो यानी कि कितने देशों की अर्थव्यवस्था इस वजह से अच्छी चल पा रही है क्योंकि उनके कनेक्शन है यूएस की इकोनॉमी से। तो इसी कनेक्शन का फायदा यूएसए उठाता है। इसी वजह से यूएसए कह रहा है अगर डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचा, अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में सोचा, तो ये फिर टैरिफ रेट बढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, मैं तो झेल जाऊंगा। फिर ऐसे में एक प्रोट्रैक्टेड ट्रेड वॉर होगा, और प्रोट्रैक्टेड ट्रेड वॉर का मतलब होता है कि फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। कब तक आप अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा पाओगे, कब तक मैं पहुंचा पाऊंगा। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई तो शायद यूएसए थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए और बाकी देश जो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे फाइनली वो गिवन कर जाएं यूएसए की डिमांड को। इकोनॉमी में भी ये स्ट्रेटेजी है। नेटो मेंबर्स से पहले कह रहे थे कि 3% अपनी जीडीपी का आपको डिफेंस पर खर्च करना होगा। ट्रंप का सीधा बयान कि देखो अगर पे नहीं करोगे तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। नेटो में क्यों सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो यूएसए ही हो, और अभी जो रिसेंट बयान आ रहा है कह रहे हैं 5%। तो कई देश कह रहे हैं यार पहले तुम 3% कह रहे थे कि अपने जीडीपी का 3% हम डिफेंस में खर्च करेंगे तो जिससे यूएस की जो खर्चा है ट्रंप नेटो में कम हो जाएगा, लेकिन अब 5%। तो एक्चुअली ये भी ट्रंप की एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि देखो 5% की बात करेंगे तो जो देश अभी 2%, 1.5% पर बैठे हैं कम से कम कहीं ना कहीं 3% पर आएंगे तो सही। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अब इंप्लीकेशन क्या है इस मैडमैन स्ट्रेटजी के? एक तो कनाडा में देखे जा रहे हैं, हालांकि इंटरनल क्राइसिस भी चल रहे थे लिबरल पार्टी में, ट्रूडियो, लेकिन फिर अभी जो बयान आए कि ट्रूडियो ये प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है, उनके लिए बयान आया कि ये तो वो 51st स्टेट है यूएसए की, कनाडा उसके गवर्नर हैं। प्लस ये कहा कि क्या ही किया इन्होंने, ये जो 51st स्टेट के गवर्नर हैं डिफेंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, मतलब ट्रेड के लिए, कनाडा इज डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो जैसे कि कोई एक स्टेट फेडरल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है, तो इसी तरीके से कनाडा भी डिपेंडेंट है यूएसए पर। तो ये केवल नॉमेनक्लेचर की बात है कि कनाडा अलग से देश है, वैसे देश नहीं है, और ये नॉमेनक्लेचर जल्दी बदल जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ये बयान ट्रंप ने दिया। अब इससे लिबरल पार्टी में जो इनकी इमेज है ये और खराब हो गई, जो पहले से ही इनके खिलाफ था सो वो और ज्यादा बढ़ गया, और फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लिबरल पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं कनाडा की, वो इस समय कह रही हैं कि यस वी शुड हैव बेटर रिलेशंस विद यूएसए, वी शुड हैव यू कैन से, जो वो कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ट्रेड पर, डिफेंस पे, तो रैदर देन सेइंग कि नहीं हमारा कोई वास्ता नहीं है, वी शुड नेगोशिएट इन अ मैनर सो दैट हम और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकें अपनी इकोनॉमी को यूएसए के साथ। तो कनाडा सेइंग ऐसे बयानों के बाद मोर इंटीग्रेशन, मिलिट्री सपोर्ट। अब ऐसा क्यों? देखो कनाडा आर्कटिक स्टेट है, राइट, और आर्कटिक फ्यूचर का कंटेस्टेशन जोन है, राइट। अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या कनाडा विदाउट यूएसए रशिया के थ्रेट को काउंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि जब भी सिक्योरिटी की बात होगी तो कनाडा और यूएसए को साथ साथ चलना होगा। यूएसए का भी एडवांटेज है क्योंकि यूएसए चाहता है कि आर्कटिक में और ज़्यादा उसकी पोजीशन इंक्रीज हो। अभी मैं ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर भी आने वाला हूँ। तो इसी वजह से इनके जो ये कंजर्वेटिव पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करने लग गए कि हाँ मोर नेगोशिएशन। इस पे तो बेसिकली मूड इनका खराब हो जाना चाहिए था, हाइपर नेशनलिज्म आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो कहा था ना कि कई बार जो समझदारी के बियॉन्ड खेलते हैं, उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को देखते हुए जो उनके दुश्मन होते हैं वो भी सोचते हैं कि यार इसका पता नहीं है क्या कर दे, इससे अच्छा है कि इसके साथ बेटर रिलेशन रखो। इसके क्लोज रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके जो फैसले हैं उसको कुछ हद तक अपने इंटरेस्ट में मॉड्यूलेट कर पाएंगे।
चाइना इंडिया रेप्रोचमेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। तो रिसेंटली, क्योंकि इंडिया यहाँ पर बैलेंसर है, इंडिया के पूरी तरीके से यूएसए के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। कारण, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई यूएसए के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, आप मर्शाइमर की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। मर्शाइमर ने कहा था ना कि बेट एंड ब्लीड, मतलब जो तुम्हारा दुश्मन है सीधा उससे मत लड़ो, किसी और को खड़ा करो। जैसे बलि का बकरा होता है ना, बेट एंड ब्लीड। तो इससे वो तीसरी पार्टी जिसको तुमने मजबूत बनाया कि हाँ तुम ही हराओगे चाइना को, जैसे यूक्रेन को हाँ तुम ही हराओगे रशिया को, तो ऐसे में उसको ब्लीड कराने दो। तो जैसे तुम्हारा दुश्मन भी ब्लीड होगा और ये तीसरी पार्टी भी ब्लीड होगी जो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड है। ऐसी होती है बक पासिंग स्ट्रेटजी। इंडिया के केस में बेट एंड ब्लीड तो पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि बेट यूक्रेन ज़्यादा बड़ा बेट है, इंडिया बक पासिंग। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के कंपेरिजन में वी आर अ बिग पावर। तो बक पासिंग में क्या होता है? बक मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है दूसरे को दे दो, और उससे कोई हम तो तुम्हारे साथ है ही, कोई दिक्कत नहीं है, देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इस चक्कर में क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बचेगा तो तुम्हारी इकोनॉमी को कम नुकसान होगा, तुम्हारा जो अदर सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो बक पासिंग स्ट्रेटजी, तो इंडिया बैलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये हमेशा बैलेंस रहेगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिचुएशंस बदलती है तो फैसले बदल जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके और ज़्यादा कन्वर्जेंस हो जाए, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये भी एक पुश फैक्टर था। तो आपने सुना होगा कि डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, और इसको क्लेम कर रहे हैं, वो मतलब खरीदना चाह रहे हैं। बेसिकली ट्रम्प कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, कहाँ तक डेनमार्क तुम संभालोगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आर्कटिक प्लस ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अब शुरुआत में तो डेनमार्क ने कहा कि हम इसको सिरे से रद्द करते हैं, ये कैसी बात है, किसी दूसरे देश की टेरिटरी को आप अपना बता देंगे। तो ये है डेनमार्क का पार्ट, ऑटोनॉमी भी रखता है, प्लस यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर ऑलरेडी मिलिट्री बेस है, जिसमें कि कनाडा और यूएसए की फोर्सेस स्टेशनड हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। तो शायद ये आप सोचेंगे कि डेनमार्क तो इस समय यूएसए के साथ रिलेशंस को खराब कर गया होगा, ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए मैडमैन स्ट्रेटजी का इफेक्ट। कहा गया है कि एक्सियोस करके एक मीडिया ग्रुप है, उसने कहा है कि प्राइवेटली डेनमार्क की सरकार ने अप्रोच किया है ट्रंप के इनर सर्कल के कुछ लोगों को, जिनको अभी उन्होंने कहा है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे, कि देखिए डेनमार्क तो चाहता है कि यूएसए आप और ज़्यादा बेटर यहाँ पर अपना पोजीशन रखें, आपको हम और मिलिट्री बेसिस दे देंगे, आपके साथ और एंगेजमेंट कर लेंगे ग्रीनलैंड पर। तो ग्रीनलैंड को पूरी तरह खरीदने की बात जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो, आप चाहते हो ना आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो, लो हम आपको और लेवरेज दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो बहकी बहकी बात कही जा रही थी, आपको नहीं लगता ये तो भाई यूएसए के फेवर में प्ले हो गई? वो खुद ही कह रहे हैं कि हम दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार कुछ नहीं पता ट्रंप का कल को क्या कर दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप आगे देखें तो क्या पता ऐसा हो जाए। क्योंकि अगर आप पिछले 60 साल की जियोपॉलिटिक्स को देखकर या 80 साल की जियोपॉलिटिक्स को देखकर सोचते हो कि नहीं ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी कि आप आगे पिछले 300 साल की कॉम्बिनेशंस को देखिए, कैसे टेरिटरीज बदली हैं, कैसे वॉर्स हुए हैं, कैसे स्टेटस को चेंज हुए हैं, कैसे सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉज या फिर ऐसे लॉज जिनको माना गया कि ठीक है ये ग्राउंड रूल्स होते हैं नेशन टू नेशन के, उस समय एम्पायर टू एम्पायर के रिलेशन के, वो सब बदले हैं। कैसे बदले हैं? बेस्ड ऑन ह्यूमन एम्बिशन। तो इसी वजह से डेनमार्क भी गिव इन कर रहा है। तो कई बार ऐसी बातें करना फायदे में हो जाती है। नेटो को लग रहा है कि भाई अब तो हम एज पे आ गए। खुद कहा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएस का है, उसके कई जनरल्स जो हैं ट्रंप की स्ट्रेटजी के खिलाफ हैं। कारण डिफेंस स्पेंडिंग कम हो जाएगी, आप अदर जगह खर्च करेंगे, तो भाई साहब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना। लेकिन ये भी अल्टीमेटली यूएसए के फेवर में ही होगा। लेकिन इससे एक नेगेटिव हो सकता है, जिसको मैं अभी आगे कवर करूंगा सारे नेगेटिव्स में। इसके बाद जो इशू है वो है इजराइल हमास। अभी आपने सुना है इजराइल हमास के बीच में होस्टेज को लेकर डील इज इन प्लेस, अभी वो चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप सोचिए कि बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसा कहा जा रहा था, वाज वेटिंग फॉर इलेक्शन, कि एक बार नवंबर में इलेक्शन होने दो और ट्रंप आ गए तो ट्रंप जो है ज़्यादा बैकिंग देंगे इजराइल को। और लिंक देखिए कितना ज़बरदस्त है। इस समय जो यूएस के इजराइल में एम्बेसडर बनेंगे, जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, प्लस यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, दोनों की पोजीशन इजराइल हमास वाले इशू पर है क्या? गाजा में सीज फायर के खिलाफ है। इजराइल के जेरूसलेम में जो
अदर एरियाज यानी कि ईस्टर्न साइड में जो सेटलमेंट्स हैं उनके वो फेवर में है, तो यानी कि सीधे तौर पर वो इजराइल के फेवर में है। यानी कि उनका मानना है कि इजराइल की सिक्योरिटी की बात है, तो ऐसे में गाजा को अगर न्यूट्रलाइज करना हो, हमास का पूरा सफाया करना हो, तो करने दो, यूएसए तो उसके साथ है। तो अगर क्लियर कट ट्रंप ने इंडिकेशन दे दिए भाई साहब, ऐसे लोगों को बैठा दिया है जो बेंजामिन नेतन्याहू से ये नहीं कहेंगे हथियार डाल दो, शांति कर लो, वो कहेंगे कि अब लॉन्ग टर्म शांति करो, सफाया करो यहाँ से, जिससे कि तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठे, ऐसी सरकार बनाओ जिससे कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन फोर्सेस, पैलेस्टीनियन लोग हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। और इसके लिए डुअल स्ट्रेटेजी है, जैसे $50 बिलियन का एक यू कैन से एड कम क्रेडिट लाइन भी उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। $50 बिलियन कहाँ पर? पैलेस्टीन वाले रीजन में। तो एक तरफ यूएसए कह रहा है $50 बिलियन खर्च करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे जिससे पैलेस्टीनियन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें, बेटर फ्यूचर हो। लेकिन ये जो हमास है इसको सफाया करेंगे, और उसके लिए वो इस बैकिंग कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से भी हमास पर प्रेशर है कि ट्रंप आ गए तो भाई साहब फिर तो क्लियर कट पुश मिलेगा इजराइल को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी, तो इससे बेटर है कि ज़रा होस्टेज एक्सचेंज डील ही कर लो। तो ऐसे में प्रेशर काम कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें एक न्यू अर्जेंसी आ गई है, तो ऐसे में यूक्रेन अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है, अप्रोच कर रहा है यूरोपियन यूनियन को और बाकी देशों को, देखिए आपको हमें एड देकर रखनी है, क्योंकि अगर आपने हमें एड नहीं दी तो ये रशिया का पहला फ्रंट है, ऐसे और फ्रंट भी भविष्य में खुलेंगे। क्योंकि जब पुतिन से कहा गया कि रशिया के बॉर्डर्स कहाँ तक हैं, तो पुतिन ने कोई आंसर नहीं दिया, नो क्लियर आंसर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी होती है, ये शो करती है कि वो जो सपना है यूएसएसआर की माइट का, जो एक इंटीग्रेटेड यूएसएसआर होता था, शायद उसी के बारे में वो सोच रहे हों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक स्कॉलर हैं रॉबर्ट डी कापलान, उनकी बुक है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई रशिया के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपेंड करे, और एक्सपेंड करके फिर कुछ गलतियां भी करेगा जिससे नए रेबेलियन भी होंगे आउटर वाली टेरिटरीज में, और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो इसी लिहाज से देखा जा सकता है कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन में अब नई अर्जेंसी होगी कि रशिया के एस्पिरेशंस हैं टू एक्सपेंड, यूक्रेन की अपनी इशू है कि भाई कैसे अपने आप को बचा कर रखें और जो एरिया कब्जा लिया उसको वापस लें। तो ईयू से ही उनको अब उम्मीद है, क्योंकि यूएसए से ट्रंप तो अभी कोई इंडिकेशन इसके बारे में दे नहीं रहे हैं। अब फेलियर कैसे हो सकता है स्ट्रेटजी का, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने बैडमैन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ईदी अमीन ने किया, मोअम्मर गद्दाफी ने किया, और कई जगह वो फेल भी हुए। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये कहा जाता है आपके प्रति विश्वास कम होता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केवल ट्रांजैक्शनल नहीं होती है कि हमने ये किया हमें क्या मिला, या हमारे डिमांड्स को मानो नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, हम WTO से बाहर हो जाएंगे, हम WHO से बाहर हो जाएंगे, हम ईरान की डील को छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप एक बड़ी ताकत नहीं बनते। बड़ी ताकत मतलब सुपर पावर जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब आपके पास जो पावर है इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री एंड इकोनॉमी। सुपर पावर का मतलब है कि दुनिया के रूल्स आप डिसाइड कर पा रहे हैं, दूसरे देश आपके कहने पर उन रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, यू आर वर्किंग लाइक ग्लोबल पुलिसमैन। लेकिन ग्लोबल पुलिसमैन के लिए आपका खुद का कमिटमेंट ऑन रूल्स ये भी तो होना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रूल बनाने वाले ने रूल फॉलो कब किया है, बीच बीच में वो तोड़ सकते, तोड़ा भी तो है, लेकिन पॉइंट है उसमें भी उन्होंने एक प्रेडिक्टेबिलिटी शो, एक्चुअली प्रोजेक्ट तो प्रेडिक्टेबिलिटी करने की कोशिश करी है इससे पहले कि यूएस प्रेसिडेंट्स ने, बट यहाँ पर वो प्रेडिक्टेबिलिटी के जो सारे दायरे हैं उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पल्सिव लग रहे हैं ट्रंप, तो इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आप उससे बाहर आ गए थे, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से शामिल हो गया था, लेकिन आप खुद देखिए अभी लॉस एंजलिस वाले एरिया में आपने सुना होगा आग लग रही थी। एक तरफ आप कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज हॉक्स, और दूसरी तरफ आपके ही शहर इस क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट को देख रहे हैं। तो कब तक जनता आपके इस बात को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज को एक झूठ मानेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी देशों पर भी होगा, क्योंकि यूएसए एंड चाइना दे बोथ आर अमंग द टॉप पोल्यूटर्स। ईरान न्यूक्लियर डील, अब उससे आप बैक ऑफ कर गए और आपने और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया ईरान पर। तो 2021 के इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि ट्रंप का जो टेन्योर था 16 से 20 तक था, आप तो कर गए ये काम, 21 में चुनाव हुए, चुनाव में और ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट्स को आपने जितवा दिया ईरान में। तो अगर और ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट्स वाले लीडर्स ईरान में आ गए तो क्या वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी क्या कोई स्ट्रेटेजिक विन थी? नहीं। तो यानी कि कई बार इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है, उसका और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। यूएनएचआरसी से बाहर आ गए, नेटो, WHO, नेटो को प्रेशराइज कर रहे हैं, WHO से बाहर आ रहे हैं,
किम जोंग उन के साथ इन्होंने मतलब एक सरप्राइज मूव के तहत क्लोजनेस लाने की कोशिश करी, और दैट इज़ गुड, क्यों आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट ये है कि उसका रिजल्ट नहीं आया, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि लीडर्स फैसला लेते हैं, कहीं के रिजल्ट आते हैं, कहीं के नहीं आते, दैट इज़ फाइन, लेकिन फैसले लेने जरूरी हैं, राइट। उस टाइम कहा गया कि ये भी एंटिक एक तरीका है इनका। खैर, तो अब मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में इनको सोचना होगा कि देखो कुछ तो अपने ऐसे अलाय रखने होंगे जिनके साथ आप ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते, उनके लिए कुछ चीज़ें आपको करके रखनी होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होता है ट्रस्ट का वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर आपने पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ऑर्डर में यानी कि 1945 के बाद वाले टाइम को देखा हो, तो अगर यूएसए ने यूरोप के कई देशों को ज़्यादा पैसा दिया मार्शल प्लान के तहत, ये नहीं सोचा कि मुझे इमीडिएटली क्या मिल रहा है, तो उससे यूएसए एंड EU एक बड़ा ब्लॉक बन पाया। उससे यूएसए को इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फिर फायदा भी हुआ, क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी बढ़ी तो ज़्यादा उन्होंने परचेजिंग करी, कहाँ से, यूएसए से। यूएसए से ज़्यादा परचेज करेंगे तो भाई यूएसए की इकोनॉमी बूस्ट होगी, उनके यहाँ फैक्ट्री अच्छा काम करेंगी, नई टेक्नोलॉजीज के लिए भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना होगा, शॉर्ट टर्म नहीं। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जनरली शॉर्ट टर्म जो एवेन्यूज़ होते हैं उसमें काम करती है। तो हाँ, जो कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म प्रेशर से क्रिएट करनी है वहाँ पर ट्रंप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जैसे अब्राहम अकॉर्ड, इससे पहले वाले टर्म में इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड बनवाया था कि चलो अब इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच में हम इस्टेब्लिश करते हैं शांति, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे इजराइल को, यूएई, बहराइन, मोरक्को, फाइनली नदर्न अफ्रीका के भी देश रिकॉग्नाइज करेंगे जो अरब लीग के साथ रहते हैं। और फिर कहा गया कि अब शायद ये सऊदी अरब तक भी एक्सटेंड होगा, लेकिन उससे पहले ही ये अक्टूबर 7 वाला अटैक हो गया था, और उसके बाद तो फिर भाई इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। उसके बाद से तो ये जो सारा जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, लेगेसी जिसको कहा जा रहा था, अभी तो फिलहाल मतलब काफ़ी क्वेश्चनेबल है, लेकिन आगे ये उसी को सॉलिडिफाई करेंगे आने वाले टाइम में, ऐसा कहा जा रहा है। डाइकोटोमस बिहेवियर तो बताया। गोलन हाइट्स अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जैसे ही सीरिया से बशर असद गए तो उसके बाद आपने सुना होगा कि इजराइल ने इस गोलन हाइट्स वाले एरिया में अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ा दिया है। तो ट्रंप इसको वेलकम करते हैं, ठीक है ये कारण, क्योंकि भाई इजराइल को अपनी सिक्योरिटी को रखना है तो इसको बफर जोन बनाकर रखना है। लेकिन बफर जोन तो तब होगा ना जब यहाँ से कोई बफर बनाकर रखने के लिए एग्री होगा। यहाँ पर है कौन अभी, यहाँ तो कंटेस्टिंग फोर्सेस हैं, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर अपने आप को स्टेशन करो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टेशनिंग अगर इजराइल की होगी तो बाकी अरब देश इसके खिलाफ होंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे पड़ सकता है। ये तो आपको इंडिकेशन बता ही दिया कि उनका क्या है इजराइल को लेकर। UNRWA यानी कि जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है यूएन की, उसको लेकर ये एलिसी स्टेफनिक जो ट्रंप की चॉइस है एज यूएन में एम्बेसडर, वो कह रही है ये तो फ्रंट है टेररिस्ट का, यानी कि जो पैलेस्टीनियन एरिया में यूएन की एजेंसी काम कर रही है उसको वो टेररिस्ट फ्रंट बता रहे हैं। तो क्लियर कट है कि यूएस उसकी फंडिंग को रिड्यूस कर रहा है, जिससे कि उसका जो रिलीफ वर्क है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। डील फेयर नहीं होएगी ऐसा भी कहा जा रहा है इन यूएस, और मतलब यूएस अगर मीडिएट करेगा रशिया एंड यूक्रेन वाले एरिया को। नाउ यहाँ पर जो बाल्कन्स वाला एरिया है और इसके इस साइड जो यूरोप का बाल्टिक एड्रियाटिक सी के इस साइड वाला एरिया है, तो यहाँ पर साइबेरिया, फॉर एग्जांपल सर्बिया, हंगरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की ऑलरेडी अप्रोचमेंट है, मतलब एक गुड रिलेशनशिप हो रही है और ज़्यादा डीपन हो रही है विद ऑटोक्रेटिक लीडर्स। तो अगर ऑटोक्रेटिक लीडर्स के साथ रिलेशंस मजबूत हो रही है, जो यूरोसेप्टिक हैं यानी कि जो नेशनलिज्म को फेवर कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के जो कंसेंसस है उसके खिलाफ है, तो इसका मतलब है कि शायद अभी का जो ट्रंप का स्टैंड है कहीं वो ये ना हो कि नेटो को तो वीक करेगा ही, यूरोपियन यूनियन को भी वीक कर दे। प्लस अगर जितना वो पैसा खर्च कर रहे थे यूरोप की सिक्योरिटी पे अगर वो कम करेंगे तो उससे खड़ा होगा एक सिक्योरिटी वैक्यूम, और जब भी सिक्योरिटी वैक्यूम होता है तो उसका मतलब समझिए पावर वैक्यूम होता है, और ये पावर का रूल है, जहां पर पावर वैक्यूम हुआ वहां पर उस पावर को कैप्चर करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो यहां पर शायद चाइना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया not having good relation with Europe, but China is having good relation with several European powers. तो चाइना चाहता ही है कि अपनी मिलिट्री पावर को अब वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। क्यों वो केवल डिफेंस एड दे रहा है साउथ पैसिफिक के देशों को, अफ्रीका को या लैटिन अमेरिका को, अब वो यूरोप में ये रोल प्ले करने लग गया, देन दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि यस, मैडमैन टैक्टिक्स वर्क करती हैं, बट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो उसी में है जिसमें ग्लोबल इंटरेस्ट है। इंडिया के इंटरेस्ट में चाइना पर प्रेशर बनाना ये एक फैक्टर हो सकता है, बट वो भी लॉन्ग टर्म फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर
जब तक चाइना यूएसए के लिए एडवर्सरी है तभी तक यूएसए हमें बैक कर रहा है। जब चाइना यूएसए के लिए एडवर्सरी नहीं होगा तो क्या यही बैकिंग रहेगी? नहीं। तो इंडिया को भी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर चलना होगा। ये मैडमैन टैक्टिक जो बाकी जगह पर यूज़ हो रही है ये इंडिया पर भी यूज़ हो सकती है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, और हमारे भी जो कार्ड्स हैं वो वेल प्लेस्ड होने चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और ऐसे किस किस मोमेंट पर ट्रम्प कर सकते हैं। प्लस ट्रम्प की मैडमैन स्ट्रेटजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, वो हमारे फेवर में वर्क कर सकता है। तो जैसे कि कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जहां पर हर एक टाइम पर मतलब आप कई चालें चलते हैं, तो वो कई चालें हमें भी अपनी मैनेज करनी पड़ेंगी। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी हो गई हो इस टॉपिक में तो यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपका क्या ओपिनियन है? डू शेयर इन कमेंट्स।